हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट करेंगे। बेहतरीन आर्टिकल है, ठीक है। 3 से 4 या मैक्सिमम 5 क्लासेस इसमें लगेंगे, ठीक है। तो बिना कोई टाइम किल किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, असल में जो फ्रिक्शन फोर्स है और एक नॉर्मल रिएक्शन, दो बच्चे होते हैं और इनका पिताजी होता है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप, कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, तो एक बच्चे को आपने बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन को। तो एक फोर्स होता है जैसे ग्रेविटी का फोर्स, जो अभी तक हमने आपको डिटेल पढ़ाया। स्प्रिंग फोर्स आपको बहुत डिटेल पढ़ाया। सूडो फोर्स बहुत डिटेल पढ़ाया। नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग फोर्स। उसी तरीके से एक फोर्स और होता है, इसका नाम है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स के बच्चे होते हैं, तो आपको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कांटेक्ट फोर्स होता है इनका पिताजी। कांटेक्ट फोर्स होता है और इसके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और एक का नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो कांटेक्ट फोर्स के तो असल में एक कंपोनेंट होता है। तो असल में क्या है, एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट ही है, वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये है, और एक कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स का ये है, अदर कंपोनेंट। एकदम आसानी से स्टार्ट करेंगे। तो इनको, तो ये तो बहुत ही डिटेल में समझ चुके हो। तो ये कौन सा कंपोनेंट था बताइए, जो सरफेस के हमेशा क्या लगता था, परपेंडिकुलर। और ये कंपोनेंट असल में होता है पैरेलल वाला, जिसको मैं डिटेल समझाने वाला हूँ। पर अभी मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूँगा कांटेक्ट फोर्स। इतना हेडिंग लगाइए, पहले एक्सप्लेन करूँगा बच्चों कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए, तो देखिए कांटेक्ट फोर्स बेसिकली क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स, देखिए कांटेक्ट फोर्स क्या है, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, जैसे मान लो एक सरफेस है और एक सरफेस ये है, बड़े ध्यान से समझना। एक सरफेस ये है, मान लो अब यहाँ पे कांटेक्ट हुआ, ये क्या कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। तो देखने को तो आपको एक कांटेक्ट पॉइंट लगेगा, पर यहाँ पे इनफाइनाइट कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट। तो अब क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे ही दो पॉइंट टच में आते हैं तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो मान लीजिए वो ऐसे लग रहा है, मान लीजिए। अब देखिए, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ध्यान रखना। मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल रिएक्शन तो मैंने थोड़ा सा आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया, पर आज और बेहतर समझ में आएगा। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन को दिमाग में ना लो। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आए तो कांटेक्ट पॉइंट पे क्या लगने लगता है, क्या लगने लगता है, कांटेक्ट फोर्स। मैं जरा कलर चेंज करता हूँ इसके लिए, कांटेक्ट फोर्स के लिए। ये देखिए, जैसे ये है कांटेक्ट फोर्स, ये इसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे, आर से। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, आर से डिनोट होगा, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, ये है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। अब जैसे कोई सरफेस इस तरीके से आप रखते हैं, इस तरीके से रखते हैं, मान लो एक ब्लॉक को, आराम से देख लो, एक एक बात समझ में आएगी। तो एक ब्लॉक को आपने किसी प्लेन सरफेस पर रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे कांटेक्ट पॉइंट होंगे, बहुत सारे कांटेक्ट पॉइंट होंगे, बहुत सारे कांटेक्ट पॉइंट होंगे, बहुत सारे कांटेक्ट पॉइंट होंगे। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ, तो आपको अगर ये मैग्नीफाई करोगे, इसको मैग्नीफाई करोगे इतने सरफेस को, तो यार आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैग्नीफाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इतने पोर्शन को मैग्नीफाई कर रहे हैं, मैग्नीफाई करेंगे, देखो इसमें ऐसे करके सरफेस दिखाई देते हैं, ऐसे करके।
कोई भी सरफेस जो आप दूर से देखते हैं तो यार वो परफेक्ट स्मूथ नहीं होता है, खुरदरापन होता है। जैसे अगर टायर होता है ना, टायर, तो टायर में जो ग्रिपिंग बनाई जाती है तो वो कांटेक्ट पॉइंट्स बढ़ाने के लिए ग्रिपिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा होगा आपने, ब्लॉक को लेट में इसके कलर से चेंज कर देता हूं, तो इस तरीके से दिखता है ये, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से दिखता है। तो ये जो सरफेस होगा अगर आपने इसको मैग्नीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब देखिए जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ, ऐसे ये कॉन्टैक्ट हुआ, 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 जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे क्या लगने लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो जो भी डायरेक्शन, मान लो ये लगा, 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 तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगने लगता है। आराम से देख लो, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ध्यान देख लेना, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। बड़ा करके अगर आप देखना चाहो तो इसको देख लो, देखो थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसको मैं आर दिखा रहा हूँ, ये R1 मान लो। अच्छा, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, जितना ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा उतना ही नीचे वाले पर, तो ये R1, ये मान लो R2, तो ये R2, ऐसे करके डॉट डॉट Rn कह दो, मान लो n कॉन्टैक्ट पॉइंट है तो ये भी Rn, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है बेसिकली। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, देखिए अगले पेज पे मैंने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। देखिए, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडीज। तो जो बॉडीज के सरफेस पर चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तुरंत उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग बन जाती है और एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर क्या लगाने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने लगता है, जिसका नाम मैंने क्या दिया फिजिक्स में या मैकेनिक्स में फिलहाल, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का बेसिक नेचर बताइए, मैग्नेटिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब अभी बेसिकली पूरे मैकेनिक्स में हम दो ही तरह के फोर्सेज पढ़ेंगे, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में तो mg आपने पढ़ा, बाद बाकी टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन खुद कांटेक्ट फोर्स का बच्चा है, और कांटेक्ट फोर्स को आज भी मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और धागे का टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही एक टाइप था, स्प्रिंग फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही था। तो ये जितने भी फोर्सेज, हाँ सूडो फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट फोर्स था, ग्रेविटी वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसके अलावा जितने भी फोर्सेज आप जनरल लाइफ के अंदर देखते हो ग्रेविटी को छोड़ के, सब कहीं ना कहीं कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडीज। तो जो बॉडीज के सरफेस के ऊपर चार्ज पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग बन जाती है, उसी को हम क्या करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कॉन्टैक्ट फोर्स कह रहे हैं, ठीक। दस ईच बॉडी एक्सर्ट अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द अदर। इसलिए हम कहते हैं जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं, जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती हैं तुरंत एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने लगते हैं, ठीक। एक्टिंग ऑन द टू बॉडीज आर इक्वल। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स इक्वल होता है और अपोजिट होता है डायरेक्शन में, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मैंने इसमें यही बात लिखी है, ठीक है, मैंने इसमें यही बात लिखी है। देखिए नॉर्मल कर दिया मैंने, ठीक है, नॉर्मल कर दिया मैग्नीट्यूड। अब मान लिया इन सब का रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना, इन सब का रिजल्टेंट देखना। अब जितने ये कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, जितने भी ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगे, मान लो इन सब का रिजल्टेंट, ध्यान से सुनना। अब फिर मैंने नॉर्मल इसका व्यू बना लिया ब्लॉक का, फिर नॉर्मल व्यू बना लिया, ध्यान से सुनना। अब देखिए इन सब का रिजल्टेंट जितने, अब देखो ये इस सरफेस ने नीचे वाले ने ऊपर वाले पे ये लगाए, ऊपर वाले ने नीचे वाले पे ये लगाए, ठीक है। अब मान लीजिए इन सब का रिजल्टेंट मान लीजिए ऊपर वाले सरफेस पे इस तरीके से आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, ये आर है, आर नेट,
तो बताइए नीचे वाले सरफेस पे क्या लगेगा, इसका अपोजिट लगेगा, ये ऐसे लगेगा आर नेट, ठीक है, क्यों, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो आर नेट क्या है, नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेसेस, बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में ये नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है दोनों सरफेसेस के बीच में। अब देखिए, अब यहां पर आप इस सरफेस के लाइन एक नॉर्मल खींच दो, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल लाइन। और ध्यान रखना यहाँ पे इस नॉर्मल लाइन से इसने एंगल बना रखा है, मान लो थीटा या फाई, जो भी मान लो, चलो फाई मान लेते हैं। अब देखिए इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, वही दो बच्चे जो मैंने आपको बताए थे। उस कांटेक्ट फोर्स का एक बच्चे का नाम या एक कंपोनेंट का नाम फ्रिक्शनल फोर्स, और एक बच्चा या दूसरा बच्चा या दूसरे कंपोनेंट का नाम नॉर्मल रिएक्शन। तो देखिए जैसा कि आपको एकदम क्लियर है, इसका ये कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और एक कंपोनेंट इसका होगा ये आर साइन थीटा, और इसी को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स। इसी को मैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलने जा रहा हूँ। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, इतना लिखिए, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, इसको लिखिए दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो नट सेल में अगर मैं बात कर दूं फाइनली, तो देखिए नट सेल में बात ये आती है बच्चों, नट सेल में बात ये आती है, देखिए बात क्या आ गई समझ में। अब आप देखो एकदम कि जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, कहीं भी ले लो, ठीक है, जैसे ये दो सरफेस है कांटेक्ट में, अब देखो वो जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेकेंडरी फोर्स है, इसलिए बदलता रहता है। अभी एकदम से क्लियर होने लगेगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, पर अभी मैं कोई जनरल डायरेक्शन ले रहा हूँ, कई बार वो केवल वर्टिकल में होता है, ठीक है, ये सब होता रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कांटेक्ट फोर्स है आर, तो इस सरफेस ने, ये जो S2 वाला सरफेस है, इसने S1 के ब्लॉक के ऊपर कांटेक्ट फोर्स आर लगाया। ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन या फ्रिक्शन फोर्स नहीं आता है, वो तो कंपोनेंट्स का नाम है। तो मेन पिताजी या मेन फोर्स कौन है, कांटेक्ट फोर्स है। तो मेन ये कांटेक्ट फोर्स आया और इसने सरफेस पे भी लगाया ये आर का कांटेक्ट फोर्स, ठीक। और वर्टिकल से हम एंगल ले लेते हैं ये थीटा, ये ध्यान रखना, थीटा या फाई जो ले लो, और एक कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल कर देते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, आर साइन थीटा। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, जिसको क्या कहेंगे, आर साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये सरफेस के क्या है, नॉर्मल, और जो कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल होता है इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ। ये है फंडे की, ये है मेन कॉन्सेप्ट। कोई भी सरफेस ले लो कैसा भी, जैसे ये सरफेस ले लो, एक ये सरफेस ले लो, ठीक है, दो सरफेस ले लिए, चलिए हमने। अब मान लिए यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आया जैसे, ठीक, तो ये आर आ गया, ये आर आ गया, तो ये दोनों के बीच में क्या लगा, कांटेक्ट फोर्स लगा। अब जो कांटेक्ट सरफेस है वहां पे क्या ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो टेंजेंट मैथमेटिक्स से सबको ड्रॉ करना आता है। लेट हमने कहा भाई ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के आप एक लाइन कौन सी ड्रॉ करेंगे बताइए, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट के नॉर्मल देखिए ये आ जाएगा, ये नॉर्मल, ये लाइन आ जाएगी इसके नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल, ठीक, ये नॉर्मल टू टेंजेंट, नॉर्मल टू टेंजेंट। और लेट यहां से इसने एंगल थीटा बना रखा है। ध्यान रखना, एंगल हमेशा वर्टिकल से ही लेते हैं या नॉर्मल से ही कांटेक्ट फोर्स का एंगल लेते हैं। अब इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट आराम से देख लो, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा इधर आर साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, और इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। अब मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। अब कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, क्या कहानी होती है, सब आपको धीमे धीमे क्लियर होने जा रहा है। तो पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब भी दो सरफेसेस या दो बॉडीज कांटेक्ट में आते हैं तो पहले पिक्चर में कौन आता है, कांटेक्ट फोर्स, और उस कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड प्राइमरी फोर्सेस पर डिपेंड करता है, जो कभी आपको समझ में आने वाला है। और उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसका नाम क्या लूंगा, नॉर्मल रिएक्शन, और एक पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस जिसका नाम क्या लूंगा मैं, फ्रिक्शनल फोर्स। दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक, इस तरह से उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं। एक और डायग्राम बनाना है तो देख लो, बाद बाकी मैंने कोई भी सरफेस ले लो, जैसे मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये कैसा भी है, जैसे कोई भी इंक्लाइन प्लेन ले लो, जैसा भी ले लो आप,
अब यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा ये, तो सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कहीं भी लग रहा होगा, अभी आप अपने मन से लगा दो। तो ये मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ लगा आर, ठीक। और अब देखो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल से एंगल थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। और एक कंपोनेंट इधर होगा कितना, आर साइन थीटा, जिसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इस बात को लिख लीजिए, एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन एफ एन एन इज ऑलवेज π/2, हमेशा π/2 होगा। तो ध्यान रखना। तो एक तरह से ये आ गया कि नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए अगर इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर भी हो सकता है, ठीक है, इधर या इधर, वो समझ में आएगा। तो और कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों का ही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब ये बात समझ लो, क्योंकि हमको फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादातर पता होता है। जब हम पढ़ा भले ही आपको पहले कॉन्टैक्ट फोर्स रहे हैं, पर आपको क्वेश्चंस में इन्फॉर्मेशन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स की दी होगी। और कई बार एग्जाम में या बुक्स में क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा, हाँ ध्यान रखना, एंगल हमेशा ये लेना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल टू एन और आर साइन थीटा इक्वल टू एफ। स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए। जैसे आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर बराबर आ जाएगा रूट ऑफ, इतना तो समझ रहे होगे, स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आर इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों एन स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है इस तरीके से, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और अगर हमको जैसे कई बार कोई भी सरफेस है, मान लो नॉर्मल रिएक्शन ये पता है, फ्रिक्शन फोर्स मान लो ये पता है, तो कई बार ये कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल पूछना होता है, ये एंगल फाई, जिसको हम आगे चल के नाम देंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। इसी को हम नाम क्या देंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फिलहाल लिख देता हूँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम होता है इस एंगल का। ये हमेशा वर्टिकल से मेजर होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसमें tan फाई को कई बार लिखना होता है। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और बेस में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, tan फाई। इतना लिख लीजिए, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, tan फाई, ठीक है। इतना लिख लीजिए। अब देखिए, हम इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दोनों कंपोनेंट को डिटेल पढ़ते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल आप लोग पढ़ चुके हो, नॉर्मल रिएक्शन को। तो बताइए, नॉर्मल रिएक्शन को मैंने क्या क्या कहानी आपको समझाई थी। नॉर्मल रिएक्शन एक सेकेंडरी फोर्स है, वो पिक्चर में तभी आता है जब उसको कोई लगने के लिए मजबूर करता है। वो सारी कहानी क्लियर है। सरफेस के हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को डिटेल समझ लेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट था जो हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है। तो जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने पहले सहारा लिया कॉन्टैक्ट फोर्स का, जो कि एक बेसिक बताया, बहुत डिटेल में नहीं है और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही आपको फ्रिक्शन फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स के डिटेल्स पता लगेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा या उसके डिटेल अपने आप क्लियर हो जाएंगे, और नॉर्मल रिएक्शन के डिटेल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हैं। अब देखिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है मैंने लिखा है, फिर इसको मैं बैक में जाके आपको समझाता हूँ। पहले देखिए क्या लिखा है मैंने, डिटेल्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स समझिए। Whenever surfaces in contact are pressing each other, इसके लिए देखिए मैंने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया ट्रे का और एक मेरे पास ये कटोरी है, ठीक है। ये एग्जांपल लिया, देखिए अब जरा समझना, आपको इसी से समझा दूंगा मैं। Whenever surfaces in contact are pressing each other, देखिए प्रेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसको मैंने केवल कांटेक्ट में रखा है पर प्रेस नहीं है, मतलब अगर ग्रेविटी नहीं लग रहा है तो प्रेस नहीं करेगा ना ऊपर का सरफेस। तो ये जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस करते हैं, प्रेस का मतलब कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन हर हालत में होना चाहिए। तो शब्द सुन लीजिए, प्रेसिंग का मतलब क्या है, हर हालत में नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। इसको आप ऐसे समझो, देखिए ऐसे समझो, ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे ये है, ये जैसे ब्लॉक, इसको हम टच करा दें और इस सिस्टम को यहाँ छोड़ दें, ध्यान से देखना।
तो देखिए ये M2 का ब्लॉक और ये M1 का ब्लॉक है, प्लीज ध्यान से सुनना। अब देखिए यहाँ पे M1 के कांटेक्ट में ये सरफेस है, इसके कांटेक्ट में ये सरफेस है, पर यहाँ पर क्या है कि देखो नॉर्मल रिएक्शन तो सेकेंडरी फोर्स है, तो ऊपर तो देखो इसमें नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, M1 जी का फोर्स लग रहा होगा, जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को क्या करेगा, प्रेस करेगा, और हॉरिजॉन्टल सरफेस से बदले में क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N1 का। तो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है बताइए, M1 जी के बराबर होता है। तो असल में यही प्रेशर फोर्स है एक तरह से, क्या बेटा, प्रेशर फोर्स, इसी को प्रेशर फोर्स कह रहे हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो कोई प्रेशर देने वाला नहीं होता, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में नहीं आता। जैसे देखिए यहाँ पर ये M2 इधर लग जाएगा, ये प्राइमरी है, और इसकी वजह से इसमें टेंशन आएगा, लेकिन बताइए इस डायरेक्शन में कोई भी प्राइमरी फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर देने वाला कोई नहीं है। कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ये मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये जो ब्लॉक का सरफेस है, इस वर्टिकल सरफेस को प्रेस नहीं कर रहा है, तो उस शब्द का मतलब मुझे समझाना था प्रेसिंग ईच अदर, ठीक। तो वेन एवर सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट आर प्रेसिंग ईच अदर, ठीक है। प्रेसिंग ईच अदर का मतलब देयर मस्ट बी नॉर्मल रिएक्शन, देयर मस्ट बी नॉर्मल रिएक्शन। हर हालत में क्या होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन होना ही चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स की कोई बात ही नहीं होगी। ये अभी आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन धीमे धीमे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, और ये बात सच भी है, बिना नॉर्मल रिएक्शन के फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में ही नहीं आता है। ओके, तो प्रेसिंग ईच अदर। अब देखिए स्लाइड और टेंड्स टू स्लाइड, मतलब सरफेस या तो स्लाइड करे। अब जरा सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जैसे ये है, पहले स्लाइडिंग का मतलब बता दूं। ये ट्रे मैंने पकड़ी हुई है, अब देखो इस पर ये कटोरी को मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड करा रहा हूँ, तो ये तो स्लाइडिंग है। लेकिन अब देखो ये जो कटोरी रखी हुई है, अब ये स्लाइड नहीं कर रही है, और ना ही स्लाइड होना चाहती है। क्यों नहीं होना चाहती है, सुन लो। क्योंकि इस कटोरी के ऊपर ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो अलोंग द सरफेस कोई इसको स्लाइड कहाँ करा रहा है। हाँ, या तो मैं इसको हाथ से ऐसे कर खींचूं तब तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी आएगी, पर आप बताइए स्लाइड कर जाएगी। अब बताइए मैं इसको हल्का सा टिल्ट कर दूं, तो हल्का सा टिल्ट करते ही इतना फिजिक्स आपको आ गई है कि अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द सरफेस, क्या तुरंत एक mg sin थीटा का फोर्स लगेगा? क्या इसको वो चला पा रहा है? नहीं चला पा रहा है, लेकिन ये चलना चाहती है, तो इसी को कहते हैं टेंड्स टू स्लाइड। मतलब इसको किसने रोका है यार, मैं पहले ही बोल देता हूँ, फ्रिक्शन ने रोका है। तो एक सरफेस के अलोंग ही इस mg sin थीटा के अपोजिट एक फोर्स आया होगा, जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। वही हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसे ये देखिए, अब ऐसे अगर एकदम हॉरिजॉन्टल रखी हुई है तो इसके पास स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है। टेंडेंसी एक शब्द होता है कि वो काम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए, अगर मैं एकदम सीधा खड़ा हूं, या कोई भी छड़ी ले लो, एकदम सीधे खड़े, अगर हम झुक जाएं तो अगर हमारे अंदर हमारे मसल्स सही नहीं होंगे तो झुकते ही हम गिर पड़ेंगे। जैसे एक पोल ले लो, पोल, तो कई बार आप उसको वर्टिकल खड़ा कर देते हो, लेकिन जैसे डिस्टर्ब करते हो वो गिर जाता है, क्योंकि उसको सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है। तो टेंडेंसी एक वर्ड होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए। स्लाइड का मतलब तो क्लियर है कि उस पर क्या हो रही हो, स्लाइडिंग हो रही हो। टेंड्स टू स्लाइड का मतलब कि अभी स्लाइड वो होना चाहता है, पर स्लाइड हो नहीं रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये देखिए, अगर इस ट्रे के ऊपर इस कटोरी को मैंने ऐसे रखा, तो अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स है तो सब कहीं ना कहीं सेकेंडरी फोर्स। तो बताइए वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन और वर्टिकल में नीचे की तरफ ग्रेविटी। अलोंग द टेंजेंट कोई फोर्स नहीं है, तो इसको कोई भी स्लाइड नहीं कराएगा। लेकिन हल्का सा मैंने टिल्ट कर दिया तो स्लाइड नहीं किया ना, पर एक mg sin थीटा का कंपोनेंट तो अलोंग द सरफेस लगाना, पर उसको रोकने के लिए कौन आया, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी पिक्चर में आता है, ध्यान रखना, कि या तो बॉडी क्या कर रही हो, स्लाइड कर रही हो। अगर ये स्लाइड करेगी तो आपको पता है कि फ्रिक्शन आ रहा होगा। कौन सा काइनेटिक होता है वो सब समझाऊंगा। फ्रिक्शन होगा, इसका अपोज करता है। अगर आपको मैं किसी रोड पे जाके पैर पकड़ के खींचूं तो आपको बहुत बढ़िया एहसास होगा, आप पीछे से पूरे रेड हो जाओगे, क्योंकि किसने किया है, वो फ्रिक्शन ने किया है। समझ गए, पूरे तरह से रेड हो जाओगे, तो फ्रिक्शन ने रेड किया है, तो वहां पे आपको फीलिंग आ जाएगी फ्रिक्शन की। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आप लेट जाओ और हम थोड़ा सा खींचें तो अभी देखिए, अभी आप फिसले नहीं हो, पर एक टेंडेंसी आ जाती है, मतलब आपके दर्द होने लग जाता है, आपके इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है,
और जब हम रगड़ रहे हैं तो वो स्लाइडिंग ही हो रही है। और जब आप हल्का सा खींच रहे हैं और अभी आपको एहसास हो रहा है कि कोई हमको खींच रहा है, लेकिन अभी आप खींचे नहीं है, मतलब आपने रिलेटिव मोशन सरफेस पर स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको कहते हैं टेंड्स टू स्लाइड। स्लाइड होना चाहता है पर अभी स्लाइड हुआ नहीं है। ओके, अभी काफी डिटेल समझाऊंगा, चलने दो इसको आगे। ओवर ईच अदर अपोजिंग फोर्सेज आर जनरेटेड टेंजेंशियल टू द सरफेस, उसी का नाम फ्रिक्शन फोर्स है। तो उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए सरफेस के अलोंग फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाता है। आप इस ट्रेस से बहुत बढ़िया समझ लीजिए कि जैसे ये मैंने रखा तो अभी तो स्लाइड हो रहा है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा, 100% आता है। तो भाई जो रगड़न कर रहे हो दिक्कत, अरे यार फील होता है। लेकिन अगर मैंने ये रखा तो देखो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग का मतलब बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैंने इसको रखा तो अभी वर्टिकल में नॉर्मल एक्शन एकदम हॉरिजॉन्टल है, ट्रे देख लो, और नीचे mg लगेगा, तो अभी कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, ना ही टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग है। लेकिन मैंने जैसे ही किया तो अब टेंडेंसी आ गई, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कटोरी फिसलने लगती। देखो ज़्यादा एंगल कर दूंगा तो अब देखो फिसलने लग गई, ये स्लाइडिंग शुरू हो गई। देखो ये स्लाइडिंग शुरू हो गई, देखो ये स्लाइडिंग शुरू हो गई। लेकिन अभी देखो स्लाइडिंग की टेंडेंसी है पर स्लाइड नहीं कर रही है, तो अभी भी फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन दो केस में आता है, या तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो या स्लाइडिंग ही हो। जरा ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा। फ्रिक्शन खुरदरे सरफेस पर दो केस में आता है, या तो कोई दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, या मतलब स्लाइडिंग हो रही हो, या फिर स्लाइडिंग की टेंडेंसी हो। स्लाइडिंग की टेंडेंसी वाला वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा, इसको फिर समझ लीजिए एक बार। ये कटोरी को मैंने ऐसे रखा तो अभी वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी नीचे, अभी कोई स्लाइडिंग की टेंडेंसी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो अब ये फिसलना चाहती थी। देखो ज़्यादा कर दूंगा तो फिसल भी जाएगी, ज़्यादा कर दूंगा तो फिसल गई। क्लियर हो गया, गिर गई, मेरी कटोरी टूट जाएगी। अब नहीं समझाऊंगा इससे ज़्यादा, समझ गए। ये है, अरे यार फंस गई कटोरी। क्लियर हो गया। तो स्लाइडिंग की टेंडेंसी का मतलब, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो लिख लीजिए आप, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो बॉडी क्या कर जाती, स्लाइड कर जाती। उसको रोका किसने, फ्रिक्शन ने रोका है। तो टेंजेंशियली टू द सरफेस दीज टेंजेंशियल फोर्सेज आर कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्सेज ऑन बोथ सरफेसेस एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करते हैं। जितने भी फोर्सेज हैं मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, सब एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करते हैं, ठीक है। सब एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करते हैं, सब एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करते हैं। इसको आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए ये सरफेस है, खुरदरा सरफेस है, ठीक है, खुरदरा। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करने के म्यू एक नंबर होता है मैथमेटिक्स का, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, असल में ये नंबर ये डिसाइड करता है कि कोई सरफेस कितना खुरदरा है। इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस, डिग्री ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस। तो सरफेस कितना खुरदरा है वो ये बताता है, ठीक है। अभी तक हम हर जगह म्यू को 0 ले लेते थे। तो देखिए अगर ये ब्लॉक है तो अब इसमें तो v की वेलोसिटी है, तो ये क्या कर रहा है, इस पर स्लाइड कर रहा है। इसकी स्लाइडिंग को रोकने के लिए इसको अब इसके अपोजिट आएगा एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जिसको मैं काइनेटिक कहूँगा, अभी बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है F। और ये देखिए इस सरफेस ने इस पे लगाया होगा, इतना फीलिंग आ रही है। आप ऐसे समझो मैं आप ही को लिटा के इसको खींच रहा हूँ, तो आपके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इसके बदले में इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो ये अगर एक्शन, अगर इसको मैं एक्शन कह रहा हूँ तो ये क्या है उसका रिएक्शन, ठीक। अब देखिए अगर मैंने इसको यहाँ पे एकदम रख दिया, केवल रख दिया इसके ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। तो अभी देखिए नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और अब mg लगेगा नीचे। हाँ ये खुरदरा सरफेस है। अब मान लीजिए मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, बहुत ही लिटिल फोर्स लगाया, तो mg तो देखिए नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। एक बहुत ही एफ लगाया, बहुत ही स्मॉल फोर्स लगाया,
तो अब तक आपको पता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पर चल देता, लेकिन चला नहीं है, तो अब मैं क्या कहूँगा, इसके पास स्लाइडिंग की टेंडेंसी है। अब इसके पास क्या है, स्लाइडिंग की टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। ये क्या है इसके पास, अब टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग की टेंडेंसी है इसके पास। अगर मैंने अब किधर फिसलना चाहता, इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एफ ऐसे आ जाएगा, और ये इसने इस पे लगाया तो ये इसका रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में हमेशा ये लगता है। इतना उतारिए, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। अब देखते हैं, देखिए फ्रिक्शन का जो बेसिक कारण होता है, आखिर फ्रिक्शन फोर्स का जन्म कहाँ से होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने इसको पहले से लिख के रखा है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बेसिक दो कारण होते हैं, एक होता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होती है अभी क्लियर करता हूँ, और एक होता है कोल्ड वेल्डिंग। इंटरलॉकिंग बेसिकली एलिवेशन और डिप्रेशंस की सेटिंग होती है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, इतना लिख दिया, अभी क्लियर करता हूँ। और कोल्ड वेल्डिंग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग होती है। अभी दोनों क्लियर करता हूँ आपको, इतना लिख लीजिए। तो फ्रिक्शन के बेसिकली दो कारण होते हैं, एक होती है इंटरलॉकिंग और एक होती है कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। अभी क्लियर करता हूँ, पहले इंटरलॉकिंग देख लो जरा। देखिए इंटरलॉकिंग क्या है, देखिए पहले कोई भी सरफेस हो, तो मैंने आपको ये बताया है कि भले ये सरफेस इस तरीके से आपको स्मूथ दिखाई देता है, ठीक है, ये आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है, पर जब आप इसको मैग्नीफाई करोगे, अभी मैंने आपको समझाया है, तो इस सरफेस में आपको बहुत सारे ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे गड्ढे भी होंगे इसके अंदर। थोड़ा सा मैं दोबारा बनाता हूँ, ये सरफेस ऐसे दिखाई देगा आपको, देखो ऐसे, ये उभरा हुआ पार्ट होगा, फिर मान लो ये गड्ढा है, फिर मान लो उभरा हुआ पार्ट है, इस तरीके से दिखाई देंगे ये। तो जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको कहते हैं एलिवेशन, और जो गड्ढा होता है इसको कहते हैं डिप्रेशन। तो मैंने देखो लिख रखा है, जो किसी सरफेस के उभरा हुआ पार्ट होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ पार्ट, इसको क्या कहेंगे, एलिवेशंस, और जो गड्ढे होते हैं ये क्या होते हैं, डिप्रेशंस, ठीक है। तो दोनों में ही होते हैं, इस ब्लॉक के सरफेस में भी एलिवेशंस और डिप्रेशंस होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, उस सरफेस को भी जब मैग्नीफाई करके देखोगे तो उसमें भी एलिवेशंस और डिप्रेशंस होंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप टायर ले लो, तो टायर को आप देखोगे, तो जब आप उसको देखोगे तो कुछ पार्ट उसमें उभरे हुए होते हैं और कुछ गड्ढे भी होते हैं। तो उसमें जो उभरा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, एलिवेशन, और जो जिसमें डेप्थ है उसको क्या कहते हैं, डिप्रेशंस। इसका और बढ़िया एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं क्लास में देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो देखिए एक गियर होता है जिसकी आप पेडलिंग करते हो, तो गियर के ऊपर आपने देखा ऊपर ऐसे गड्ढे होते हैं, उस ऐसे करके नुकीले स्पोक्स होते हैं ना उसके अंदर। तो स्पोक और ऊपर चेन होती है, तो चेन के अंदर सारे होल्स होते हैं, तो उनमें जो गियर होता है उसके जो स्पोक्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो एक तरह से चेन जो गियर हुआ उसका तो वो क्या हो गया, एलिवेशन, और चेन का पार्ट हुआ डिप्रेशन। तो एक तरह से वो जैसे ये एलिवेशन हो गए, देखिए ये एलिवेशन, इनको मान लीजिए एलिवेशन, और ये जो ये है, तो देखिए एलिवेशन डिप्रेशन में फंस गए, और अब ये देखिए इंटरलॉकिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग, दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। जैसे ये सरफेस इंटरलॉकिंग नहीं है, पर अगर ये एलिवेशंस डिप्रेशन में फंस गए, देखो ये इंटरलॉकिंग, ये दिस इज इंटरलॉकिंग। तो बेसिकली जो चेन होती है गियर के ऊपर चलती है वो क्या इंटरलॉकिंग हो जाती है, गियर्स के एलिवेशंस फंस जाते हैं किसमें, चेन के डिप्रेशंस में, ठीक है। तो ये इसका इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कारण होता है किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है, ये कारण होता है फ्रिक्शन का। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये चल नहीं रहा, जो भी है वो अलग कारण है, पर अगर आप इस सरफेस पे देखोगे यहाँ, तो ये सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे मान लीजिए आप, तीन ही बनाए मैंने, अच्छा समझ में आ जाए, और ये ब्लॉक ले लिया, तो ये इसका मान लो ये ब्लॉक का क्या है, ब्लॉक का क्या है, डिप्रेशन, और सरफेस का क्या, एलिवेशन, और मान लो ये इसमें जाके फंस गया, ये क्या फंस गया, ब्लॉक का क्या फंस गया, ये समझ लीजिए, ये ब्लॉक है। तो देखिए यहाँ पे ये सरफेस था, तीन ही मैंने बनाया, इससे बेहतर आपको समझ में आ जाएगा,
बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, इसका एलिवेशन, इसका डिप्रेशन, इसका ये क्या है एलिवेशन, इसका क्या है सरफेस का डिप्रेशन, और ये सरफेस का एलिवेशन और ब्लॉक का डिप्रेशन ऐसे फंसे हुए हैं। तो इनमें जो कांटेक्ट फोर्स लगता है उसी को मैं फ्रिक्शन कह रहा हूँ। तो खुद बताइए, जब ये ब्लॉक इसके ऊपर चलेगा तो क्या इनकी वजह से मोशन को दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? क्या मोशन एक रेजिस्टेंस फील करेगा? उसी रेजिस्टेंस का नाम क्या है यहाँ पर मैकेनिक्स में? फ्रिक्शन फोर्स है। क्या एक रेजिस्टेंस फील करेगा कि नहीं करेगा? तो इसी रेजिस्टेंस का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये पहला कारण होता है किसका? फ्रिक्शन फोर्स का। तो इसको लेके मैंने 2-3 बातें लिख रखी हैं, उनको भी पढ़ लीजिए जरा। ड्यू टू इंटरलॉकिंग इट लुक्स एज द टू सर्फेसेस इंटरलॉक विद ईच अदर। तो देखिए, इंटरलॉकिंग की वजह से ऐसा लगता है कि इनमें इंटरलॉकिंग हो गई है। जैसे गांव में खरंजा या सड़क जब बनाते हैं तो आपने देखा इंटरलॉकिंग की ईंटें आती हैं, ईंटें, तो उसमें एक ईंट दूसरे में फंसाई जाती है, तो जिससे वो आपने देखा होगा चलते भी रहो, कुछ भी करते रहो तो वो डिस्टर्ब नहीं होती है, क्योंकि इंटरलॉकिंग की वजह से उनमें मजबूती आ जाती है, तो उनमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है। और साधारण ईंट आप बिछा दोगे तो वो हिलती डुलती रहती है, ओके, उनमें दिक्कत आती है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से दोनों सरफेस एक दूसरे पर रिलेटिव मोशन नहीं करते हैं या इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू इंटरलॉकिंग मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड। तो जब इंटरलॉकिंग की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव करती है तो एक रेजिस्टेंस फील होती है, और उसी रेजिस्टेंस का नाम क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। एंड व्हेन सरफेस इज स्मूथ, जब सरफेस स्मूथ होता है तो भाई अगर हम उसको चिकना कर दें, उसमें ऑयल लगा दें, ग्रीसिंग कर दें, तो इंटरलॉकिंग कमज़ोर पड़ जाते हैं और फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है या रेजिस्टेंस घट जाता है। इतना उतारिए जरा पॉज करके। अब देखिए, फ्रिक्शन का जो दूसरा कारण होता है वो होता है कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग के लिए मैंने हल्का सा लिखा है, उसको समझाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो दूसरा कारण होता है कोल्ड वेल्डिंग। देखिए, कोल्ड वेल्डिंग सुनिए, इट इज बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जरा समझिए इस बात को। देखिए, जैसे दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आए, जैसे हमने इसके कुछ एलिवेशंस बनाए, मान लो एक डिप्रेशन बनाया, इतना ही समझा देते हैं। ये ब्लॉक आपने इसके ऊपर रखा, ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक है, ये रखा, ठीक है, थोड़ा समझा दिया। अब देखो, यहाँ पे कांटेक्ट हुआ और ये कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग। और इसी बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं? कोल्ड वेल्डिंग कह रहे हैं। यहाँ पर कोल्ड वेल्डिंग, दिस इज कोल्ड वेल्डिंग। तो ये यहाँ पर ये इसकी वजह से भी फ्रिक्शन आता है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से तो आता ही आता है, लेकिन इस बॉन्डिंग की वजह से भी एक रेजिस्टेंस होता है। जब आप इसको चलाओगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग हो गई होगी वो भी मोशन को रजिस्ट करेगी और मोशन रेजिस्टेंस फील करेगा, तो वो भी एक कारण होता है फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन के बेसिक दो कारण हैं, एलिवेशन का डिप्रेशन में फंसना, और जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है, कहीं भी कॉन्टैक्ट है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्डिंग बन जाती है। उसकी वजह से भी मोशन को क्या फील होता है? रेजिस्टेंस, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रिक्शन कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया इसमें, तो इट इज बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब देखिए, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट ओनली फ्यू पॉइंट्स टच ईच अदर, वो मैंने अभी समझा दिया, कुछ पॉइंट्स आपस में टच करते हैं। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एट दीज पॉइंट्स, और जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। आपको मैंने कायदे से समझा दिया, ठीक है। अब देखिए, बॉन्ड्स फॉर्म्ड एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स कॉज फ्रिक्शन, और इसकी वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, ये एकदम आसान था, ठीक है, एकदम समझ में आने लग गया होगा। अब जरा एक बात नोट करके लिख लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। तो ये बड़ी खास बात है। इसको जरा ऐसे देखिए, जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके बना दूँ, ठीक है, इसको ऐसे करके बना दूँ, या इसी को मैं खड़ा कर दूँ, यहाँ पर इसको मैं खड़ा कर दूँ, ब्लॉक वही है सेम,
मास इसका एम ही है, ठीक है। लेकिन इसको मैंने, जैसे इसका लेंथ यहाँ से एल था ये, या ये मान लो ए था, और ये यहाँ से कितना था, बी था। तो अब की बार ये ए लेंथ इसके सरफेस को टच कर रही है, और अब यहाँ पे केवल कितना लेंथ टच कर रहा होगा बताइए, ब्रेथ, यहाँ से बी, और ए अब की बार ये है। तो फ्रिक्शन फोर्स जितना एफ यहाँ होगा उतना ही यार एफ यहाँ होगा। या आप इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर आप इस तरीके के सरफेस रख लीजिए, ठीक है, और अब आप इसको पलटा दीजिए, आप इसको पलटा दीजिए, ये कर दीजिए, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर इसका मास एम है और इसका मास एम है और सरफेस सेम है, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों जगह, यहाँ पर एफ डैश, यहाँ भी क्या लगेगा, एफ डैश लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे ये बुक है, ठीक है, या ये मान लो ये बुक है, ठीक है, ये किताब है, ठीक है। इस बुक को मैं इस ट्रे के ऊपर ऐसे समझो आप, इस देखो ये मैं इसको ऐसे करके चलाऊं तब भी वही फ्रिक्शन लगेगा, तब भी वही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर दूं तब भी वही लगेगा, या इसको मैं ऐसे कर दूं तब भी वही लगेगा। यार फ्रिक्शन फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये यार मैंने आज आपको फ्रिक्शन का बेसिक बता दिया। लेक्चर को बहुत लेंदी नहीं रखूँगा क्योंकि अगले लेक्चर में मुझे बहुत कुछ कवर करना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो मैं लेक्चर को सेपरेट ही रखना चाहता हूँ। तो इतना आप कवर करिए तब तक, ठीक है। चलिए इस क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक।